असलम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। दादी भी उसको ढूंढ रही थी क्योंकि वो अब तक ना मिली थी। सुरेश के फोन काटने के बाद ही उन्होंने उसे फोन करते हुए हालात बताए थे। आज उसने पहली बार अजमी के किसी घर का दरवाजा खुद से खटखटाया था और अंदर जाने की इजाजत तलब की थी। दादी ने उसको देखते ही पहचान लिया था। उसे तो हर दिन के अखबार में देखती थी वो, लेकिन उसका यहाँ क्या काम। शायद वो माँ से किसी केस के सिलसिले में मिलने आया हो। लेकिन क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? वो बोला तो वो थम गई। अजमीर का बादशाह उनसे इजाजत तलब कर रहा था, जिसकी बेरहमी के किस्से अक्सर माँ उन्हें सुनाया करते थे। बैठो। वो खौफजदा थी अब। ओवेजा रहमान कहाँ है? तुम मुझे कैसे जानते हो? वो अपनी नाजुक छड़ी को थामते हुए खड़ी हुई थी। अपनी नाजुक कली का नाम उनसे सुनते हुए वो बौखला गए थे। मेहरबानी, मुझे बात करने का मौका दें। वो आज से बोला तो वो थम गए। वो वैसा नहीं था जैसे उन्हें बताया गया था। मैं उसे ढूंढ लूंगा, आप परेशान मत हो। मुझे वो चाहिए। ये शहर तो तुम्हारा है, तुम हमारी कली को लाओ। और वो अब रोने लगे थे। उनकी सूजी हुई आंखें इस बात की गवाह थी कि वो रोती रही थी। मैं वादा करता हूँ कि अगले 24 घंटों में वो आपके पास होगी, लेकिन क्या वो मुझे मिल सकती है? वो नजरें झुकाए हुए बोला। क्या मतलब इस बात का? वो रोब से धारी। मेरी बात समझे, मुझे वो चाहिए, उसे मेरे निकाह में दे। वो बोला तो वो थम गए। मियां, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? वो छोटी है तुमसे बहुत साल है, अभी बालक भी नहीं हुई। वो तुम सटिया के हो? खबरदार, उसका नाम ही अपनी जुबान से लिया। वो दहशत से बोली, प्लीज। वो मेरे दिल की वायद हवाइश है। उनके कदमों में बैठ गया। ये उसकी मोहब्बत थी। अजमी का बादशाह होते हुए वो आज भी किसी के कदम में बैठा हुआ था। अगर उसे जानने वाले ये देखते तो 100 बार मरते, 100 जिंदा होते। वो वहीं पर थम गए और बैठ गई। वो शख्स आम नहीं था, यहाँ की सल्तनत का बादशाह था। वो जो उस वक्त उनके कदमों में बैठा हुआ था, वो तो सब हासिल कर सकता था। तो फिर इल्तजाएं क्यों? क्या चाहती हो अबेजा? क्यों? मुझे मोहब्बत है उसे। मेरा रवा उसका तलबगार है। मेरे दिल की वाद हवाइश है वो। मेरे लिए मेरा पूरा अजमीर है वो। अजमीर या अवेजा? उन्हें पूछा। अजमीर। अजमीर मेरी पहली मोहब्बत है और वो आखिरी। और मोहब्बतें पहली हो या आखिरी छोड़ी नहीं जाती। वो मुस्कुराने लगे थे। तुम हमारे इस छोटे से सबक में पास नहीं हो पाए। जाओ मियाँ, अपना काम करो। आप ऐसा नहीं कर सकती। वो चलाया तो सारे गार्ड्स अंदर भाग गए। वो डर गए। निकलो बाहर और अब अंदर मत आना। मैं मर भी गया तो भी नहीं। वो दारा और फिर से वो खामोशी छा गई। वो उन्हीं के कदमों को हाथ लगा गया। अवेजा मेरी है। मैं मर का भी उसके साथ किसी को नहीं देखूंगा। आप उसे मुझे दें या नहीं, लेकिन ये जान ले कि मेरी मेहर लग चुकी है उस पर। वो मेरी थी और मुस्तकबिल में मेरे नाम से जानी जाएगी। और अगर वो मेरी ना हुई तो पूरा अजमेर क्या, पूरा तुर्की भी उसे कोई तुर्की में भी कोई हिम्मत नहीं रहता कि उसके पास भटक भी पाए। वो सारी उम्र वालिद के नाम पर जिएगी। वो अजीब जुनूनी हो गया था। मेरा जवाब अब भी ना है। ठीक है, मैं इज्जत से सब चाहता हूँ। ये उसकी मोहब्बत थी कि मैं यहाँ पर तक चल कर आया। ये उसकी दीवानगी थी कि मैं के कदमों में झुक गया। उससे ज्यादा अहमद सलार आपको नहीं झुका सकता। जाए, बचा सकती हैं आप उसे तो बचा ले। हम ढूंढ लेंगे उसे। आपको जरूरत नहीं है हमसे दूर रहे। वो बोली तो वो तमसराना मुस्कुराहट लिए वापस उठ गया था। मैं इंतजार करूंगा। वापसी पर जाते हुए उसने जुरेज को देखकर मुस्कुराहट उछाली थी। वो उसके जाने के बाद वहीं पर बैठ गए थे। वो कुछ नहीं सोच पा रही थी। जुरेज वालर से बाद में बात करने का सोचता हुआ उन तक आया था। आपको क्या मंजूर है? वो जानना चाहता था तभी कुछ कर पाता। अविदा जो चाहिए। उन्होंने गहरा सांस भरा। उस शख्स की आंखों में मोहब्बत का अक्स देख सकती थी वो ऐसे नहीं कोई झुकता किसी के आगे। मोहब्बत ही है जो बादशाह से फकीर बना देती है इंसान को। आप अहमद सलार को अविदा दे सकती हैं? तुम बताओ। अगर मैं कहूँ कि मेरी तरफ से हाँ है और वॉलेट की जमानत मैं देता हूँ, और फिर तुम उसे जानते हो? आज वो हैरान पर हैरान हो रहे थे। दोस्त है मेरा, उसके सारे केस मैं देता हूँ और वो सच कह कर गया है। मैं सब पहले से जानता था और आपसे बात करता, लेकिन वो खुद आकर जब मांग गया है तो आपका क्या फैसला है? मुझे मंजूर है। उसका जवाब सुनते वो मुस्कुराया। अच्छी गेम खेल कर गया है साला। बस ठीक है, फिर आप मुतमिन हो जाए। उससे कुछ नहीं होने देगा। 24 घंटे नहीं, वो 6 घंटों में उसको ढूंढ निकालेगा। वो कहता, उनका माथा चुमता उनके पीछे गया था। रब्बुल आलमीन सब मेरे बच्चों की हिफाजत फरमाना। और फिर फारा बेगम ने अपने सारे रिसोर्सेज लगाए थे, लेकिन टिपोती को ना पा सकी। फिर सुबह से दोपहर और फिर शाम से रात हो गई। अपना फोन चेक करते हुए वहीं पर बैठ गए थे। अजमेर की असल खूबसूरती पर तो जहां भी काफी भला लग रहा है। नहीं, उन्होंने वॉलेट का नंबर जुरेज से लेते हुए उसे फोन बुलाया और उसे ढूंढो। वो सिसकी, उसे ढूंढ चुका हूँ मैं, मेरे पास है वो, बिल्कुल ठीक है। आप सब फौरन पहुंचे। मुझे वो मेरे निकाह में चाहिए, अभी और इसी वक्त। और वो तस्वीरें सब हटा दी गई हैं। उसने और कुछ भी नहीं कहा था। और फिर उन्होंने देखा जैसे चंद मिनट में हर प्लेटफॉर्म में उसकी तस्वीर हटा दी गई थी, जैसे लगे हुए अभी 18 मिनट भी हुए थे। और वो वाकई वॉलेट था। वार्डन ने इस तस्वीर को हटाते ही अपनी गाड़ियों का रुख उसके फार्म हाउस की तरफ किया था। वो जानता था कि वो वहीं पर होगा, लेकिन वो वहां पर नहीं था। उसने वहां की एक एक चीज तबाह कर दी थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि दुनिया को आग लगा दे।
वो रुका, उससे फोन आया था हाकमानी का। उसे मान कर इशारा किया तो रोमान ने उसका फोन लैपटॉप से अटैच किया। हाँ तो वॉलेट कैसा लगा मेरा वॉलेट? और देखो यार, मेरे फार्म हाउस को बिगाड़ दिया है ना तुमने, इतनी महंगी चीजें लिखी थी मैंने वहां पर, वो लड़की वापस करो मुझे। हाँ हाँ हाँ, जल्दी पहचान गया। खैर मुद्दे पर आते हैं, पहले बताओ बदले में मुझे क्या मिलेगा? मौत। पलट फुनकारा, दूसरी तरफ पल के लिए खामोशी छा गई। अब तो उसके जिस्म के न जाने किस किस बकवास नहीं, बोलो क्या चाहिए वो दारा। हाँ हाँ हाँ, लड़की वाकई अहमियत रखती है। तो सुनो, मुझे मेरे अड्डे वापस चाहिए, उसकी तो राख ही सिर्फ मिल सकती है तुम्हें। वालर ने कहते हुए फोन काट दिया था, क्योंकि उसका काम हो चुका था। उसकी लोकेशन ट्रेस कर चुके थे, वो स्याह अमारत के आसपास था। उसे दिमाग लगाया कि वालर पूरा अजमेर घूमेगा लेकिन कभी स्याह अमारत के आसपास के इलाके को नहीं जानेगा, और यही उसे गलती होती है। वालर अगले 10 मिनट में वहां था, लेकिन नामहसूस अंदाज में उसके लोग फैल गए थे वहां। वो अंदर भी और पीछे दरवाजे से हुआ था, और दूसरी तरफ हकमानी बुखला गया था। वालर ने उसकी बात सुने बगैर कॉल काट दी थी। मतलब उसके लिए ये लड़की मैंने नहीं रहती, वो अपनी ही गेम में फंस गया था। उसने हेलीकॉप्टर मंगवाया था, अब उस लड़की को लेकर यहाँ से जल्द निकलने वाला था। वालर के आदमी को देते हुए वो लड़की को वहीं पर फेंकता हुआ खुद हेलीकॉप्टर की तरफ भागा था। गार्ड ने उसके हेलीकॉप्टर का निशाना लेना चाहा था, जो हवा में हल्का सा घूम गया था। वालर के इशारे पर सब थम गए थे। उसने दुश्मन को जाने दिया था, यानी दुश्मन को वो फुर्सत में बेरहमी की मौत मारना चाहता था। उसने अवेजा को थामा और वापस से अमार लाता हुआ अपने कमरे में लटाया। उसको अपने कफटर की छुपाया था। अब वो सिर्फ इंतजार में था। इस तस्वीर को वो 15 मिनट में हटवा चुका था। आगवानी का होमवर्क अच्छा नहीं था। शायद वो जानता था कि किस पर हाथ डाल रहा है। यही वजह थी कि वालर ने उसे 2 घंटों के अंदर अंदर जा लिया था। अब वो सिर्फ जुरेज के फोन के इंतजार में था। उसका इंतजार खत्म हुआ। उसका नंबर देते हुए मुस्कुराया। तू अभी रुक भी सकता था। उसे मैसेज मौसूल हुआ तो उसके माथे पर शिकने पड़े। अच्छा, तू साला रुका था उस पार्टी में जिसमें तेरी बीवी ने सारी औकात मेरा है। जुरेज का मैसेज मौसूल होते ही वालर का कहका गूंजा था, और उसके बाद उस नंबर ने वालर को ब्लॉक कर दिया था। और वापस आया और अविजा को देखा। उसके बाल हटाते हुए उस पर झुकना चाह, लेकिन रुक गया। अब एक बार ही तफसील से तुम्हारी रूम में बसूंगा मैं, अलजोर। वो कहता हुआ बाहर निकल गया था, और फिर जुरेज दादी को लेता हुआ वहां पर गया था। दादी चाहती थी कि माँ को होश आ जाए, तभी उसकी मौजूदगी में निकाह हो, लेकिन जुरेज ऐसा नहीं चाहता था। वो न जाने कब तक होश में आती, और वालर को इतनी देर वो नहीं रोकता था। और उसकी बहन पर वो शख्स अगर हक जिता रहा था तो उसका करना ऐसा करना पड़ता था। वो भी शायद अवेजा को ढूंढता तो इतनी जल्दी ना ढूंढ पाता। उसकी मौजूदगी में निकाह हुआ था, कैसे, वो भी एक मुश्किल मरहला था। अवेजा मिल चुकी थी, निकाह हो गया था। उसे मिलता हुआ, उसे प्यार देता हुआ, दोबारा आने का कहता हुआ दादी को लेकर चला गया था। और अब वो माँ को देखने आया था। उसकी हालत ना थी कि उसे यूं ही छोड़ा जाता। जुरेज उसके पास आया, उसको देखने गया। वो उस पर सर थाम कर आंखें चिमटती हुई वहां देखने की कोशिशों में थी। तुम अपनी शर्ट उतारो, उसकी तरफ उंगली उठाती हुई बोली। व्हाट नॉनसेंस, जुरेज ने नागवारी से कहा। हाँ, ये मुझ पर ज्यादा अच्छी लगेगी, उतारो उसे अभी। वो चीही तो उसके नजदीक आया। तुम पर अच्छी लगेगी ये मानता हूँ मैं, लेकिन अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। उसका सर दोबारा तकिए पर रखता हुआ बोला। हम्म, मुझे तुम्हारे साथ सोना है, नहीं तो नहीं सोना। वो सर जोर शोर से नफी में हिलाती हुई बोली। आगे तो जैसे मोहतरमा मेरे साथ सोती हैं, सुबह होश में मेरे कमरे में मेरे नजदीक खुद को देखकर शायद तुम खुदकुशी ही कर लो। माँ मैडम, अभी मुझे कुछ देर है, खामोश रहो। अभी मुझे कुछ काम है, खामोश रहो। उफ, जल्दी आ जाओ, वो दीदी लहजे में बोली। वो खामोशी उसके पास बैठा। मेरा सर दबाओ प्लीज, माँ ने आंखें पटपटाते मासूमियत से कहा। तो उसने उसे घूरा और फिर आस्तीकी से उसका सर दबाने लगा। सारी नाराजगी और गुस्सा की तरफ रख कर उसकी देखभाल कर रहा था। उसे इंतजार करना था कब उसका नशा उतरता। उसे वर्ल्ड पर भी गुस्सा आया था। वो क्यों नशा आवर ड्रिंक्स रखवाता था क्लब में, लेकिन क्लब बनाए ही किस लिए गए हैं? गलती उसकी की बेवकूफ बीवी की थी। हालात कैसे भी हो सकते थे। उसे अब तक उस शख्स का उसे हाथ लगाना नहीं बोला था। माँ सही कहती थी कि वो एक टिपिकल मर्द था, अपनी बीवी के लिए पोसेसिव और हसास। और बीवी भी वो जो मोहब्बत, बचपन की मोहब्बत थी उसकी एक तकलीफ पर वो भी करा उठता था। वो दोबारा आंखें बंद कर गए तो उससे दूर उठकर मेज पर आया और लैपटॉप उठाकर अपना काम करने लगा। वो हमेशा ऐसे जुल्मकारी थी, उसके पास आते उसके एहसासात को जगाती थी और फिर अपने अमल से उसे जलाकर भस्म कर देती थी। उसे तड़प का बदला सूस में लूंगा तुमसे माँ। उसे सर आप बड़ी और अपने काम में मसरूफ हो गया। होश तो तब आया जब अपने पीछे किसी वजूद का गुमान हुआ। उसने गर्दन मोड़ तो वहां के मसलते भी खड़ी थी। क्या हुआ? तुम्हें मैंने सोने का बोला था। वो गिरने लगी तो जरीन ने उसका हाथ थामा। उसको देखने लगी। उसकी आंखों की चमक जुरेज से महफिस ना रह सकी थी। वो पहली बार खुद के लिए उसकी आंखों में चमक देख रहा था। उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखरी। तो माँ कामल, जल्द आप जुरेज तुराबर के पास होंगी, हक से। जिस राह का मुसाफिर मैं हूँ, तुमने भी वहां पर कदम रख दिया है। अब बस देखना यह है तुम कितनी जल्दी हार मानती हो। माँ ने हाथ बढ़ाते हुए उसके करीब आना चाहा। वो चाह कर भी उसका हाथ झटक नहीं पाया था। उसके हाथ थामे उसे गोद में बिठाते हुए टांगे मेज पर रखे। जर काम मत करो, मुझ पर ध्यान दो। उसके कंधे पर सर रखे हुए बोली। वह लम्हा पर लम्हा उसे हैरान कर रही थी। क्यों?
तुम्हें तो मैं पसंद नहीं था। उसने आंखें मसलसल मुस्कुरा रही थी। तुम मुझे अभी भी पसंद नहीं हो, लेकिन मेरे दिल को तो आगे हो ना। तुम मुझे ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। सही कहती हैं लोग, शायद नशे में इंसान सब सच बोलता है। उसने लैपटॉप बंद किया था और उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। आज हलासों की रात थी, लेकिन तुम तो आलियान से मोहब्बत करती हो ना? वो संजीदगी से पूछने लगा। हम्म। उसने आहिस्तगी से उसे तेजी से सर ना में हिलाया था। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। बस दोस्त, वो भी बुरा है बहुत। मैंने उसे हजार बार बुलाया है, वो नहीं आया। वो कहता है कि मैं उसे आई लव यू बोलूं, लेकिन मैं कैसे बोलूं? मैंने तो कभी उससे मोहब्बत नहीं की। माँ, मत बोलो दादी को। तुमने कहा था कि तुम्हें आलियान से मोहब्बत है। वो मेरी जिद थी। मुझे तुम पसंद नहीं थे। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मुझे आलियान का नाम का सहारा लेना पड़ा। क्यों नहीं चाहती थी? दादी ने मुझे तुम पर फोकी दी थी, और अब मैं पसंद हूँ। मुझे बात तो पहले ही जानता था कि उसे आलिया से मोहब्बत नहीं है, सिर्फ अटैचमेंट है। लेकिन वो भी क्यों? उसे ये बात नागवार गुजरती थी कि उसकी बीवी होकर किसी और को बुलाए। ये बात उसे ताजियानी की तरह लगती थी। आलिया के बारे में उसे सारी इंफॉर्मेशन ले ली थी। उसे पता लगा था कि आलियान वही है जिसका माँ के लिए उसे सर पड़ा था। इस लड़की को माँ चाहिए थी, लेकिन फिर यहाँ तुर्की आते माँ को पाना चाहा था उसने। लेकिन मोहब्बत से यह मुमकिन ना था। जुरैन ने उसे रब्ता करके बता दिया था कि उसके नकामिया और बच्चों ने की हुई भी इस गलती पर उससे माफी भी मांगी थी। आलिया समझ गया था सब, इसलिए वो वापस चला गया था, लेकिन दिल से माँ को निकाल नहीं पाया था। शायद उसे पहले ही दिल पर बांध लेना चाहिए था, यह जानते हुए भी कि वो नाकाम है। उसे बस अच्छा दोस्त समझती है। अभी भी नहीं पसंद, वो कहती हुई मुस्कुराई थी। आंखें अभी भी बंद थी। दोनों के दरमियान खामोशी छा गई। माँ ने आंखें खोली और पीछे होते हुए उसे देखा जो उसे देख रहा था। वो मुस्कुराई, लेकिन जवाब में वो मुस्कुरा ना सका। वो जानता था कि वो नशे में है। नशा खत्म होते ही उसे फिर से वही दूरी बढ़ाएगी। क्या? उसके चौदह तबक रोशन हुए थे। उसे लगा उसने कुछ गलत सुना है। क्या तुम्हें तुर्की जुबान नहीं आती? मैंने कहा है कि मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ, और मैं ऐसा नहीं चाहता। उठो और जाकर अपने कमरे में सो। वह संजीदगी से कहने लगा तो उसने मुंह बसोरा। फिर उसकी छिड़के कालों को झटके से अपनी तरफ खींचते हुए उसने उसकी आंखों में देखा था, और वो साकत साफ बस उसकी हर हरकत को मुलाहिजा कर रहा था। तुम बहुत प्यारी हो, लेकिन बस मेरी हो, वह कहती उस पर झुकी। उसने आंखें बंद कर ली। मैंने कहा ना कि तुम इसकी गुर्बत को तरसोगी माँ। उसने दिल में सोचते हुए मुस्कुराते हुए दोबारा आंखें खोले। उसके गालों को अकीदत से चूम रही थी, और फिर उसकी आंखों को, माथे को और नाक की थोड़ी पर आड़ी बोसा देते हुए उसने गहरा सांस भरा, जैसे लंबी दौड़ से आई हो। बस अभी के लिए इतना ही। जार, उसका हर बार जार पुकारना उसके दिल में नई आग लगा जाता था। आज मैं तुम्हें कैसी लग रही हूँ? उसका इशारा अपने हुलिये की तरफ था जो आज उसने अपनाया था। आइंदा के बाद तुम इस हुलिये में घर से निकली तो मैं टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी, वो घुराया। तो क्या तुम्हारे सामने पहन सकती हूँ? वो आंखें पटपटाती हुई बोलती, उसे मुस्कुराने पर मजबूर करके। हाँ, उसने कहा। उसके गर्दन में बाहें डाल गई थी। वो उसे आज बेहाल करती हुई तड़पा कर मारने का इरादा रखते थे। बीबी, बंदा बचन हूँ, भटक सकता हूँ, लेकिन भटकना नहीं चाहता, क्योंकि तुम खुद आओगी मेरे पास। इसलिए उठो, जाकर सो जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम भी आओ। उसने कहा तो नाचार उसको उठना पड़ा। ये तो तय था आज कि वो उसके बगैर सोने वाली नहीं थी। जुरैज के साथ लेटा, लेकिन उसके साथ चिपक कर लेटी थी। जुरैज ने उसके सोने का इंतजार किया, और फिर उसकी गहरी सांसों को महसूस करते हुए उसे दूर करके लटाया और खुद भी सोने की कोशिश करने लगा। अभी कुछ ही देर गुजरी थी जब उसे सिसकियों की आवाज सुनाई थी। वो फौरन उठा, उसे अपनी तरफ खींचा। अवेजा को होश आ गया था, लेकिन अपने घर वालों को स्याह इमारत में और खुद को वाले के कमरे में देखते हुए वो हैरान थे। उसकी दादी ने उसे मुख्तसर बताया था कि कैसे वाले उसे हाकमानी से बचा कर लाया था, और फिर नका। वो इतनी बच्ची ना थी, शादी जैसे रिश्ते को ना जान पाती, लेकिन वो अब भी राजी ना थी। वाले ने उसका इनकार सुनने से पहले ही सबको बाहर भेजा और उसके नजदीक आया। तुम तुम क्या कर रही हो? वो डरी सहमी में बोली। तुमसे शादी का इंतजाम। तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुमसे दूर हो पाऊंगी, और तुमसे दूर रह पाऊंगी, और तुम पर पहले दिन से ही वॉलेट के नाम की मोहर ला चुकी थी, और अब तुम खुद भी तो वॉलेट से रहा नहीं करवा सकती ना। मैं मर जाऊंगी। वो सिसकी। अगर तुमने मेरे अलावा किसी से बात भी की तो मैं तुम्हें खुद मार दूंगा। वो दारा तो वो सहम गई। कुछ लम्हे मुझसे सिरके थे। इनकार करने वाली हो? हाँ, वजह बताओ। आप मुझसे बहुत बड़े हैं, सलाम इसकी इजाजत देता है। वो बोला तो वो लाजवाब हुई। कोई ठोस वजह लाओ। मुझे किसी खेल का हिस्सा नहीं बनना। वो बोले तो वो समझ गया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। फिलहाल नकाम में मुझे कबूल करो, अपने एंजल को मौका दो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वापस जाना है। अबेजा रहमान, अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसने कहा तो अबेजा के कदम बाहर जाते हुए रुके। मुझे इतनी बच्ची मत समझे। तो चलो मुद्दे पर आते हैं। तुम मेरे लिए करीब आ चुकी हो।
مجھے کس کر چکی ہو، ان سب کے ثبوت ہیں میرے پاس، میں وہ سب میڈیا پر نشر کر کے تمہیں اپنی گرل فرینڈ ثابت کر دیتا ہوں اور تمہاری اپنی فیملی تمہیں جھوٹا سمجھے گی. تم نے انہیں دھوکہ دیا ایک نامحرم کے قریب جا کر، اور تم وہ ششدر رہ گئی تھی، ہاں یا نہ؟ تم ایسا نہیں کرو گے اینجل، بولو ہاں. میں نہیں چاہتا کہ دنیا تمہیں وائر کی گرل فرینڈ کے نام سے جانے، کیونکہ اس سے تمہاری فیملی خطرے میں آ جائے گی. مجھے منظور ہے، لیکن یاد رکھنا اس کے بعد تم عبیزہ رحمان کے اینجل نہیں رہو گے. وہ بولی تو اسے سخت نگاہ سے گڑ کر باہر نکل گیا. نکاح کی رسم خوش السلوبی سے ہوئی تھی. وہ عبیزہ رحمان سے عبیزہ احمد سلار بن گئی تھی. دادی مجھے گھر جانا ہے. وہ نکاح ہوتے ہوئی کھڑی ہوئی تھی. تم کہیں نہیں جا سکتی الجور، اس کی جان کو خطرہ ہے اب، کیونکہ حکمانی اب بھی آزاد ہے. اگر اس کی حفاظت کر سکتی ہیں تو لے جائیں، اگر اسے ایک بھی ہروش آئی تو تم سب کو جان سے مار دوں گا. تمیز سے بات کرو. سریش چیا تو وارٹ نے آبروج کا ہے. جو عبیزہ کہے گی وہی ہوگا. دادی نے ایک دم فیصلہ کیا تو سب کی نظر کا رخ عبیزہ کی طرف مڑا. عبیزہ نے گھبرا کر والد کو دیکھا تو وہ مسکرایا، پور اسرار مسکراہٹ. اسے پہلی بار اس کی مسکراہٹ سے ڈر لگا تھا. اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ گئی تھی. وہ یہاں سے جاتی تو بھی اپنا کہا سچ کر دیتا، بے شک میڈیا پر نہیں لیکن اس کی فیملی کے سامنے تو. اور وہ اپنی دادی کا ساتھ جھکا ہوا نہیں دے سکتی تھی. دادی میں آپ سے ملنے آؤں گی کل، وہ کہتی بھی اوپر کی طرف بھاگ گئی تھی تو مسکراتا ہوا کھڑا ہوا. دادی کے قریب آیا اور سر جھکایا. کچن سے یہ مدد دیتا ہوا شیف آنکھیں پاڑی سے دیکھ رہا تھا. اس نے ازمیر کو جھکانا سیکھا تھا، خود جھکنا نہیں. لیکن آج ایک لڑکی اسے جھکا گئی تھی. میں اس کا خیال رکھوں گا، وعدہ رہا. اس نے کہا تو انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا. وہ بچی ہے، وہ بہت نہڑے کرتی ہے. وہ بتانے لگی میں سب پورا کروں گا، اور جس دن آپ والد کی ذمہ داری میں کوئی غلطی محسوس کریں میں اجازت دیتا ہوں اس دن آپ اسے یہاں سے لے جائیے گا. اس نے کہا تو دادی مطمئن ہوتی اس کے سر پر ہاتھ رکھ گئی تھی. زریز کی وہ بہن تھی، چھوٹی جان سے پیار، لیکن وہ مطمئن تھا کیونکہ والد کو وہ اب سے نہیں بہت سالوں سے جانتا تھا، اور اس میں تبدیلیاں محسوس کرتے ہوئے اس نے اس پر نظر رکھی ہوئی تھی. اور یہ جان کر اس کو جھٹکا لگا تھا کہ وہ عبیزہ میں دلچسپی لے رہا ہے. وہ پھر کالی تو والد نے اسے اس کی بہن مانگی تھی، اور وہ مسکرا کر اس کو گلے لگا گیا تھا. زریز نے مسکرا کر والد کو دیکھا اور آنکھ دباتا وہ باہر نکل گیا. ان کو خیر آباد کہتے ہوئے وہ اوپر گیا تھا جہاں وہ لڑکی تھی جس نے اس کے گھر کے ساتھ ہی اس کے دل کو تاثیر کر لیا تھا. وہ اوپر گیا تو وہ بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی. اس کے گال سوٹے پڑ گئے تھے. وہ دروازہ بند کرتا ہوا اس کے پاس گیا اور جھٹکے سے اسے کھڑا کیا. وہ بامشکل کو سینے سے لگنے سے بچی تھی. کس بات کا رونا آ رہا ہے تمہیں؟ مر کیا ہے کوئی؟ دور رہو تم. آپ بولنا اب سے مجھے، نہیں تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا. مجھے نہیں پتا تھا کہ جسے میں فیچر سمجھ رہی تھی وہ شیطان نکلے گا. وہ اس وقت کیسے بھی 17 سال کی بچی نہیں لگ رہی تھی. وہ 20-22 سالہ میں جو لڑکی لگی تھی اسے. کیا شیطانیت دکھائی ہے میں نے؟ وہ خود پر ضبط رکھتا ہوا بولا. مجھے زبردستی نکاح کیا ہے. کہنے کو والد ازمیر کا بادشاہ ہے، لیکن نکلے تم وہی گاؤں کے روایتی مرد ہی. گاؤں کا روایتی مرد ہی سمجھو. ہر مسلمان مرد اپنی بیوی کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے. مجھے روایتی کہو یا کچھ بھی، مجھے نفرت ہے تم سے. وہ چیخی. والد کے کمرے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے خود سے بالکل چپکا لیا تھا. اتنے بڑے لفظ مت بولو، پچھتاؤ گے. نفرت صرف میں کرتا ہوں، اس جذبے پر میرا اختیار ہے جو میں لوگوں کو نہیں دیتا. دور رہو مجھ سے. وہ پھر سے چیخی تو والد نے جھٹکے سے اسے چھوڑ دیا اور ہاتھ ہوا میں بلند کرتے ہوئے بڑی ازمان ہو گیا جیسے کہہ رہا ہو آپ کا حکم سر آنکھوں پر. اور وہ گرتے گرتے بچی. میں تم سے کبھی محبت نہیں کروں گی. وہ روتے ہوئے وہیں پر تھک کر بیٹھ گئی تھی. محبت، عشق، دیوانگی تم سب کرو گی، وہ مجھ سے کرو گی. عبیزہ رحمان یہ بات جان لو. کیا چاہیے بدلے میں؟ بولو. تمہارا دل دکھایا ہے، آج پہلا اور آخری موقع دے رہا ہوں. بولو کیا مانگنا چاہتی ہو. لیکن اس کے بعد تم نفرت جیسا کوئی گھٹیا لفظ کم از کم میرے لیے تو استعمال نہیں کرو گی. مجھے بھروسہ نہیں ہے آپ پر. اس نے کہا تو والد نے تمسرانہ نظر سے اس کو دیکھا جیسے اسے داد دے رہا ہو. مانگو، وعدہ کر دو. وعدہ کرو کہ دو گے. میں وعدہ نہیں کرتا، کر کے دکھاتا ہوں. میرے 18 ہونے سے پہلے تم میرے نزدیک نہیں آؤ گے. اور احمد صلاح کو زندگی میں پہلا جھٹکا لگا تھا. یہ بکواس ہے وہ دارا، تم مکر نہیں سکتے. آخر تم مین آف یور ورڈز ہو. مجھے منظور ہے، میں تم سے کوئی بھی رشتہ نہیں بناؤں گا. یہ 6 مہینے ہیں، آزاد رہ لو. اس کے بعد میں تم میں ایک سانس بھی تمہاری نہیں چھوڑوں گا. لیکن تم مجھے خود سے دور نہیں کر سکتی. وہ کہتا ہوا ساتھ پڑے ہوئے میز پر سے باری گلدان کو ہاتھ مار کر گراتا ہوا دروازہ سے زور سے مارتا ہوا نکل گیا تھا. اور وہ ہمت تھمی بیٹھی رہے. یہ چند لمحوں میں کیا ہو گیا تھا؟ عبیزہ کو بس یہ یاد تھا کہ کس نے پیچھے سے اس کے ہاتھ میں رومال سے اس کے منہ پر رکھا تھا جب وہ گھر میں داخل ہوئی تھی. اس کے بعد اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا. وہ روتے وہیں پر سو گئی تھی. اسے زیادہ کی سخت نہ تھی اس میں. وہ نازک جان اتنا بوجھ نہیں ڈال سکتی تھی خود پر.